हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, यानी कि आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें। अब कौन सा टॉपिक चल रहा है, हम ये लगातार बता ही रहे हैं कि कोठारी आयोग चल रहा है। तो कोठारी आयोग के यानी कि हम देख रहे हैं लगातार कोठारी आयोग। तो इसी में हम देखेंगे आयोग के यानी कि कोठारी आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें, जिसके अंतर्गत हम देख चुके हैं शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षा की संरचना एवं स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स। अब हम देखेंगे यानी कि ये भी देख लिया है अध्यापक की स्थिति, टीचर स्टेटस। अब देखेंगे अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन तथा छात्र संख्या एवं जनबल। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। A sound program of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education. अध्यापक शिक्षा के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया है और उसके बाद इस शिक्षा के सुधार के संबंध में यानी कि अध्यापक शिक्षा के सुधार के संबंध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अध्यापक शिक्षा के दोष, डिफेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। आयोग के मतानुसार अध्यापक शिक्षा के दोष इस प्रकार हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है। प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि जो ट्रेनिंग संस्थाएं हैं, ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, में योग्य अध्यापकों का अभाव है। प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता का भी अभाव है। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिकांश रूप में परंपरागत है। प्रशिक्षण संस्थाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षण विधियां घिसी-पिटी हैं और शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं देती। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं यानी विश्वविद्यालय की साहित्यिक जीवन से भी कोई संबंध नहीं है। अध्यापक शिक्षा के जो ये वर्णित किए गए दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत, रिमूव्ड ऑफ आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इस संबंध में आयोग ने लिखा है कि अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के संपर्क में लाया जाना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार से हैं। शिक्षा विषय को विश्वविद्यालय के BA एवं MA के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विभागों यानी कि स्कूल ऑफ एजुकेशन की सृष्टि की जानी चाहिए। सब प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग, एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण काल में अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों का ही चयन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं एवं उनसे संबद्ध शिक्षण अभ्यास यानी कि टीचर प्रैक्टिस के स्कूलों के अध्यापकों को समय समय पर एक दूसरे के स्थान पर कार्य करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अंत करने के लिए सबको ट्रेनिंग कॉलेजों की संज्ञा दी जानी चाहिए
और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। इन राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन का निर्माण किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इसी के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए जो सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार से हैं। शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दोहराया जाना चाहिए जिनके लिए अध्यापकों को तैयार किया जा रहा है। सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय सामग्री में इस प्रकार रूपांतर किया जाना चाहिए जिससे छात्र अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के उद्देश्यों, प्रयोजनों एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाए। विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कार्यक्रम प्रचलित किए जाने चाहिए। अब हम देखेंगे प्रशिक्षण की अवधि, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में कुछ विचार अंकित किए गए हैं, जिसमें है प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की होनी चाहिए, पर कुछ समय के बाद 2 वर्ष कर दी जानी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि जो एमएड है वो पाठ्यक्रम की अवधि 1.5 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति के लिए जो सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार से हैं। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की अवधि के अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियां होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में डॉक्टर की उपाधि वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होनी चाहिए। गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र ऐसे विषयों को शिक्षा देने की जो है विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या ना किया हो, यानी ना किया हो। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था से एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल विद्यालय संलग्न होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी दशा अत्यधिक असंतोषजनक है। विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की आयोजना की जानी चाहिए, यानी कि समर इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं हैं कि अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में एम इन एजुकेशन की उपाधि होनी चाहिए या बीएड की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर यानी कि एमए एमएससी होना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, तो प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षकों की मांग की पूर्ति को करने और शिक्षण कार्य में संलग्न अप्रशिक्षित शिक्षकों यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक हैं यानी कि जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अब हम देखेंगे
छात्र संख्या तथा जनबल, एनरोलमेंट एंड मैन पावर। आयोग ने छात्र संख्या एवं जनबल के अंतर्गत दो मुख्य विषयों पर विचार किया है। छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की छात्र संख्या संबंधी नीतियां। तो यहाँ हम देख रहे हैं छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति। आयोग का कथन है कि आगामी 20 वर्षों में छात्र संख्या से संबंधित राष्ट्रीय नीति से सामान्य रूप से जो लक्ष्य होने चाहिए वे इस प्रकार होने चाहिए। प्रत्येक बालक एवं बालिका को कम से कम 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना और निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक संभव विस्तार करना। इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों के लिए उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रबंध करना। इन दोनों प्रकार की शिक्षा को प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग के अनुरूप बनाना और दोनों प्रकार की शिक्षा के आवश्यक स्तरों को यथावत बनाए रखना और दोनों प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धन छात्रों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना। व्यावसायिक, प्राविधिक एवं जीविका संबंधी शिक्षा के विस्तार का बल देना, यानी विस्तार पर बल देना। कृषि एवं उद्योगों की उन्नति के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना। प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करके उनको अपनी सब शक्तियों का भरपूर विकास करने में सहायता देना। असाधारण यानी जनसाधारण की निरक्षरता का उन्मूलन करना। वयस्क शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। शैक्षिक अवसरों में समानता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। अब हम देखेंगे माध्यमिक व उच्च शिक्षा में छात्र संबंधी नीतियाँ क्या होनी चाहिए। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आयोग के विचारों में विदित हो जाएगा, छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकना है। उच्च प्राथमिक शिक्षा पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन में छात्र संख्या संबंधी नीति को अग्रांकित 3 तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पहला है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग, छात्रों की सब जन्मजात योग्यताओं का पूर्ण विकास, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उत्तम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना। यह समाज की क्षमता और जनबल की आवश्यकताएं। जनबल की आवश्यकताएं प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में मानसिक एवं उच्च, इसमें प्राथमिक आएगा। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है और भविष्य में होती रहेगी। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों, धन एवं शिक्षण सामग्री को जुटाना देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असंभव है। अतः हायर सेकेंडरी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्रों के संबंध में चयनात्मक प्रवेश प्रणाली यानी पॉलिसी ऑफ सिलेक्शन एडमिशंस की नीति का अनुसरण किया जाना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।